अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश को आश्वस्त किया है कि कोरोना की वैक्सीन अगले साल के शुरू तक आ सकती है। उन्होंने साथ ही लोगों का भय दूर करने के लिए कहा है कि अगर इस वैक्सीन को लेकर किसी के मन में डर है तो सबसे पहले ये वैक्सीन मैं खुद लगवाऊंगा। साथ ही उन्होंने देश को आश्वासन दिया है और ये बड़ा आश्वासन है कि वैक्सीन दिए जाने का जो आधार है वो आधार यह होगा कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है सबसे पहले उसको दी जाएगी वैक्सीन। ये आधार कतई नहीं होगा कि कौन इसके पैसे दे सकता है, किसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो ये आधार कतई नहीं होगा। और क्या क्या कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ये आपको आज की विस्तृत रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे नीट परीक्षार्थियों की। आप देखिए कि लोग बड़ा विरोध कर रहे थे, विपक्ष के लोग विरोध कर रहे थे कि इस परीक्षा को टाल दी जाए। 2 बार टाली जा चुकी थी, अगर और टाली जाती तो छात्रों का साल खराब हो जाता। लेकिन देखिए छात्रों ने सरकार की बात सुनी और सरकार ने भी अपने वादे पूरे किए। जो सेंटरों को बढ़ाने की जहां तक बात थी, सेंटर बढ़ाए, जो नियमों का पालन कराए जाने की बात थी, चाहे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, सबका पूरी तरीके से पालन कराया गया और 90% के आसपास छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है। आपको सारे आंकड़े भी बताएंगे, परीक्षा से जुड़ी और जानकारी भी देंगे इस आज के विस्तृत कार्यक्रम में। साथ ही बात करेंगे संसद सत्र की। देखिए कोरोना काल में जो संसद सत्र होने जा रहा है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही इस बार इसमें बहुत कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। सरकार को चाहे भारत चीन का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, कोरोना महामारी की बात हो, अन्य कई सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। सरकार की भी अपनी रणनीति है कि हमें 23 या 24 विधेयक पारित कराने हैं, लेकिन इन 23 या 24 में से 4 विधेयकों पर जरूर हंगामा होना है। और बताया जा रहा है कि ये 4 विधेयक हैं, ये कृषि और बैंकिंग नियमन क्षेत्र से जुड़े हैं, जिसको लेकर हंगामा हो सकता है। उसको देखना होगा कि सरकार किस तरीके से हंगामे को, जो विपक्ष की एक तरह से रणनीति तैयार हो रखी है, उसको कैसे काट पाती है। साथ ही इसमें एक चीज और देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच चुके हैं और कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद वो पहली बार संसद में पेश होंगे, संसद की कार्रवाई में भाग लेंगे और देखना होगा कि वो क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। और बहुत कुछ उनके मन में भी दबा हुआ है, क्या कहते हैं संसद में, सरकार का उस पर क्या जवाब आता है, ये काफी कुछ देखने लायक बात होगी। पर संसद सत्र से जुड़ी जो जानकारी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में भी देंगे और पहले आपको सुनाएंगे कि जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद, वो क्या कह रहे हैं विपक्षी रणनीति के बारे में आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं आपको। और साथ ही बात करेंगे कंगना रनौत की, जिन्होंने आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात की है। 45 मिनट चली इस मुलाकात में उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। क्या मुद्दे उठाए हैं आपको सुनाएंगे कि कंगना क्या कर रही हैं। इस राज्यपाल के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें क्या निकला है ये भी आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस रिपोर्ट की, जिसमें हम सबसे पहले बताते हैं आपको डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज क्या बड़ी बातें कही हैं। और रिपोर्ट में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि संजय राउत के कुछ और विवादित बयान आपको दिखाने वाले हैं जो उन्होंने आज ही दिए हैं दिल्ली में। तो पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि अगले साल की शुरुआत तक कोविड-19 का टीका उपलब्ध हो सकता है और सरकार उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए इसकी आपात स्वीकृति पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर टीके की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता हुई तो वह पहली डोज खुद लेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीके को जारी करने के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन यह 2021 की पहली तिमाही तक तैयार हो सकता है और सबसे जरूरतमंदों को सबसे पहले उपलब्ध होगा, न कि लोगों की भुगतान क्षमता के आधार पर इसे उन्हें दिया जाएगा। मंत्री ने संडे संवाद प्लेटफॉर्म पर अपने सोशल मीडिया फॉलोअरों के साथ बातचीत में ये बयान दिए। उन्होंने इस दौरान न केवल कोविड-19 की स्थिति को लेकर बल्कि इस पर सरकार के रुख के विषय में भी अनेक सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीके के मनुष्य पर परीक्षण में पूरी सावधानियां बरत रही है और नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में कोविड-19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह इस बारे में विस्तार से रणनीति तैयार कर रहा है कि अधिकतर आबादी को कोरोना वायरस से कैसे सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा टीके की सुरक्षा, लागत, उत्पादन समय सीमा आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मंत्री ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए कोविड-19 के टीके को आपात स्वीकृति देने पर विचार कर रही है। बयान में उनके हवाले से कहा गया, आम सहमति बनने के बाद यह किया जाएगा।
उधर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सख्त एहतियात के साथ रविवार को देश भर में 3800 से अधिक केंद्रों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट में लगभग 90% परीक्षार्थी शामिल हुए। नीट 2 बजे शुरू हुई, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर 11 बजे से प्रवेश शुरू हो गया था। विद्यार्थियों को अलग अलग समय दिया गया था ताकि परीक्षा केंद्रों पर भीड़ न लगे और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो सके। नीट के लिए 15.97 लाख परीक्षार्थियों के लिए पंजीकरण कराया गया था। यह परीक्षा पहले 2 बार स्थगित की जा चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने कहा कि परीक्षा के लिए उपस्थिति 85 से 90% के बीच थी। हालांकि उपस्थिति के आधिकारिक आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। वर्ष 2019 में उपस्थिति 92.9% थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, एनटीए ने मुझे सूचित किया कि लगभग 85 से 90% छात्र नीट परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। मैं ईमानदारी से सभी मुख्यमंत्रियों और एनटीए को धन्यवाद देता हूं कि छात्रों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। नीट में भागीदारी युवाओं के तप और धैर्य को दर्शाती है। इस परीक्षा को कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले 2 बार स्थगित कर दिया गया था। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने परीक्षा कराने का फैसला किया था। एनटीए ने महामारी के मद्देनजर सख्त मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की थी। एनटीए ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केंद्रों की संख्या इस बार बढ़ाकर 3862 कर दी थी। वर्ष 2019 में केंद्रों की संख्या 2546 थी। उधर कोरोना वायरस महामारी की छाया के बीच संसद सोमवार से 18 दिन के मानसून सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सत्र में कई चीजें पहली बार हो रही हैं, जिनमें दोनों सदनों की बैठक सुबह शाम की पालियों में होना और सत्र में एक भी अवकाश नहीं होना शामिल है। संसद परिसर में केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कोविड-19 संक्रमण नहीं होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट होगी और लोगों का इस दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सत्र के प्रारंभ से पहले सांसदों और संसद के कर्मचारियों समेत 4000 से अधिक लोगों की कोविड-19 के लिए जांच कराई गई है। इस बार ज़्यादातर संसदीय कामकाज डिजिटल तरीके से होगा और पूरे परिसर को संक्रमण मुक्त बनाने के साथ ही दरवाजों को स्पर्श मुक्त बनाया जाएगा। इस बार सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों के तहत सांसदों के लिए विशेष बैठक की व्यवस्था की गई है। सत्र के पहले दिन को छोड़कर बाकी दिन राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होगी। वहीं लोकसभा दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी। दोनों सदनों के चैम्बरों और गैलरियों का इस्तेमाल दोनों पाली में सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा। दोनों पालियों के बीच पूरे परिसर को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। पूरे संसद परिसर को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और डीआरडीओ के अधिकारियों के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठकें की। मानसून सत्र के 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजन के दौरान तय मानक परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार सांसदों, दोनों सदनों के सचिवालयों के कर्मियों तथा कार्यवाही कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को कोविड-19 की जांच कराने को कहा गया है और यह जांच सत्र शुरू होने से 72 घंटे से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए। आज चर्चा हुई है और सभी दलों के नेताओं ने इस विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया है। सदन सबके प्रयासों से हम अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन को चलाएंगे। सभी दलों ने, नेताओं ने सामूहिक रूप से सहयोग का आश्वासन दिया है। मुझे आशा है कि इस विपरीत परिस्थितियों में माननीय सदस्य सदन में उपस्थित भी होंगे और सार्थक चर्चा भी करेंगे। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना से चल रही तकरार के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने रविवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और अपने साथ हुई नाइंसाफी के बारे में उन्हें जानकारी दी। कंगना ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया और न्याय दिलाने का अनुरोध किया। उपनगर बांद्रा के पाली हिल में
कंगना के बंगले में कथित तौर पर अवैध निर्माण के कुछ हिस्सों को बीएमसी द्वारा ढहाने के बाद उन्होंने यह मुलाकात की है। राजभवन में हुई मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कंगना ने कहा, मैंने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने मुझे बेटी की तरह सुना, मैं एक नागरिक के तौर पर उनसे मिलने आई, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी और जो भी अनुचित हुआ उस बारे में उन्हें बताया। यह अभद्र बर्ताव था। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल भी थीं। राज्यपाल से मुलाकात के वक्त दोनों ने मास्क उतारकर तस्वीरें भी खिंचवाई। कंगना कोश्यारी के पैर छूने के लिए भी झुकी। बैठक के बारे में बाद में उन्होंने ट्वीट किया, कुछ देर पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें अपने नज़रिए से अवगत कराया और यह भी अनुरोध किया कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। इससे आम नागरिकों का, खासकर बेटियों का इस तंत्र के प्रति विश्वास बहाल होगा। आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। तो बात करते हैं संजय राउत की। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय राउत, और मुख्य प्रवक्ता ही जब विवादित बयान देता रहे तो अन्य पार्टी के नेता क्या करेंगे ये दिख ही रहा है, या क्या कर रहे हैं वो दिख ही रहा है। अब शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत दिल्ली आए हैं क्योंकि संसद सत्र में उनको भाग लेना है। राज्यसभा के वो सदस्य हैं। दिल्ली आए तो लगा कि शायद मुंबई का विवाद पीछे छूट जाएगा, लेकिन वो दिल्ली आते ही फिर से विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने आज जो कुछ बयान दिए हैं उसका मर्म यह है कि यदि आप मुख्यमंत्री का अपमान करेंगे, मुख्यमंत्री के इस तरीके के कार्टून आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, इस तरीके की बातें करेंगे तो प्रतिकार होगा ही। इसके अलावा उन्होंने जो नेवी के अफसर हैं उनको कह दिया कि वो मर्चेंट नेवी के अधिकारी थे, जिसके जवाब में जो नेवी अफसर हैं मदन शर्मा जी, उन्होंने अपना आई कार्ड जारी कर दिया है। अब इस तरीके के बयान संजय राउत दे रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं कंगना रनौत पे उन्होंने क्या कहा है और केंद्र पर किस तरीके से निशाना साधा है। साथ ही जो महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय उठापटक चल रही है उस पर वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सिलसिलेवार उनके बयान सुनाते हैं। एक्टर्स का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए। हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोटिंग करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती भी है। भविष्य में नए नए इतिहास लिखा जाता है, लेकिन पुराना इतिहास जो होता है उसके पन्ने फाड़ नहीं दिए जाते। तो जो हो रहा है हम उसका नोटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी देश को और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच कितनी बुरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता हाथ से चली गई, इसलिए आप एक सब तमाशा कर रहे हो। आप एक राज्य को, एक राज्य के संस्कार को, एक राज्य के संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो। आपको संयम रखना चाहिए। राजनीति में ऐसे चढ़ उतार आते हैं। मैंने कहा ना, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज होती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं। देखिए, सवाल करने में किसी का कोई जाता नहीं। मर्चेंट नेवी के अधिकारी है यो, मैं देख रहा था। राजनाथ सिंह साहब जो देश के रक्षा मंत्री है वो भी उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेने दो। अगर किसी शहर में और किसी राज्य में कोई नागरिक रहता है तो उस नागरिक का एक कर्तव्य होता है, जो राज्य का प्रमुख है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके बारे में रिस्पेक्ट रखे, आदर रखे और बात करे। अगर आप जिस ढंग से बात करते हो, बदनामी करते हो, कीचड़ उछालते हो, और अगर उसके बाद अगर लोगों के मन में कोई गुस्सा पैदा होता है तो आप सरकार को क्यों दोष देते हो? उसमें सरकार का क्या संबंध है, मुझे बताइए। शिवसेना से जोड़ रहे हैं वो, जो शिवसेना ने हमला किया है। तो किसी ने अगर हमला किया है तो हमको पूछकर तो नहीं किया है ना। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है कभी, ऐसा नहीं। तो आप उसके सीधा संबंध सरकार से जोड़ते हो, मुख्यमंत्री से जोड़ते हो। जैसे सत्र है सर, और आप दिल्ली में हैं, हाँ, बीजेपी केंद्र में है, नाराजगी भी आपके मन में है, सवाल भी आप रख रहे हैं, तो क्या सत्र के सहारे आप कौन से मुद्दे को फिर उठाएंगे? नहीं, हम तो ये मुद्दे उठाना चाहेंगे जो राष्ट्रहित में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। हम ये ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे। जिसको उठाने हैं उठाने दीजिए, समझा ना।
हम तो ऐसे मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे, हमको ऐसे मुद्दे उठाने की जरूरत भी नहीं है। चाइना का विषय है, बॉर्डर पे कितना तनाव है देखिए आप, इतना बड़ा तनाव है चाइना में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। कोरोना का संकट है, जीएसटी का संकट है, बेरोजगारी का संकट, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करते। हमारे जो मंत्रीगण, हमारे सरकार के प्रमुख लोग चीन के संकट के ऊपर बात नहीं कर रहे। वो बात कौन से विषय पे कर रहे हैं? मुंबई में फलाना गली में किसी के ऊपर एक छोटा सा हमला हुआ है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और राज्य में जाकर जम्मू कश्मीर में देखिए कितने जवान आज भी मर रहे, उसके ऊपर कोई बात करने का किसी को मन नहीं होता है।